प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित सभी के लिए वेद कक्षाएं में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी महानुभावों को नमस्कार करता हूँ और महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम सभी प्राचीन भारतीय प्रौद्योगिकी विषय पर आयोजित इस व्याख्यान में सम्मिलित हुए हैं। इसके उस विषय में हम चर्चा करेंगे कि हमारे भारतीय प्रौद्योगिकी का विकास किस प्रकार से हुआ और भारतीय प्रौद्योगिकी में क्या क्या उस समय विकसित हुआ था और किन किन उपकरणों और साधनों का प्रयोग होता था। उन उपकरणों में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हम हमारे बचपन से ही देख रहे हैं कि वर्तमान में जो अनेक उपकरणों का जो उपयोग होता है उनका मूल आधार हमारे प्राचीन समय में उपयोग किए गए उपकरण ही है। जैसे कि एक उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि जैसे जल शुद्ध करने का उपाय जो है, प्राचीन समय में जो एक वस्त्र होता है, लट्ठा का वस्त्र होता है, उसको उपयोग करते थे जल को शुद्ध करने में, जल शोधन में उसका उपयोग करते थे। आज उसी ही तकनीक का परिष्कृत करते हुए आरओ टेक्नोलॉजी, आरओ यूवी टेक्नोलॉजी, अल्ट्रा वायलेट टेक्नोलॉजी या रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ जो बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे कई तकनीकों का उपयोग भारत में ईसा मसीह के जन्म से कई वर्ष पूर्व ही हो चुका था। जैसे आज ईसा मसीह के जन्म को 21वीं शताब्दी चल रही है, तो संभवतः जो इतिहास में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ईसा मसीह के जन्म के 5000-6000 साल पूर्व ही भारत में ऐसी अनेक तकनीकों का विकास हुआ था। तो यदि प्रमाण की बात करें तो जो हमारी सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता है, जो सरस्वती नदी है और सिंधु नदी है, वहाँ पर जब खुदाई हुई, ऐतिहासिक दृष्टि से हम देखें तो वहाँ ऐसे अनेक साक्ष्य प्राप्त हुए जिससे यह सिद्ध होता है कि भारत में तकनीक का विकास उस समय भी हुआ था। इसके अलावा तकनीक में देखें तो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत से हम भली भांति परिचित हैं। जो आचार्य चरक को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। आज भी विश्व में अनेक स्थानों पर आचार्य चरक की मूर्ति स्थापित है, जिन्हें मूर्ति के नीचे टाइटल दिया है कि फादर ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में उन्हें माना जाता है। उन्होंने उस समय में ऐसे तकनीकों का विकास किया जिससे ऑपरेशन होती है, शल्य क्रिया जिसे कहते हैं, शल्य क्रिया का भी प्रमाण अनेक स्थानों पर जो शिलालेख हमें मिलते हैं और जो भित्ति चित्र होते हैं, दीवारों पर जो चित्र अंकित हैं, उनसे उसका प्रमाण हमें मिलता है। इसके अलावा खगोल विज्ञान और गणित के क्षेत्र में भी अनेक तकनीकों का विकास हुआ। जैसे आर्यभट्ट के बारे में हम परिचित हैं। आर्यभट्ट, इसके अलावा ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट द्वितीय, इनका गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान है। जैसे शून्य की खोज के विषय में बात करते हैं तो शून्य की खोज भी हम भारतीयों के द्वारा ही विश्व को दी गई। इसके अलावा ब्रह्मगुप्त ने भी अनेक गणितीय सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इसके अलावा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में हम देखें तो उसमें नागार्जुन ने अनेक अन्वेषण किए, अनेक रसायन, जैसे आज के क्षेत्र में जो रसायन का उपयोग करते हैं, जैसे जल शुद्ध करने की बात करते हैं तो जल शुद्ध करने में फिटकरी, जिसे रसायन विज्ञान में पोटासेलम भी कहते हैं, जो K2SO4 Al2SO4.24H2 जिसका रासायनिक सूत्र होता है, ऐसे रसायनों का उपयोग होता है। तो उस समय भी ऐसे कुछ रसायन रहे थे जिनका उल्लेख बृहद संहिता में हमें मिलता है, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में जब खुदाई में हमें पता लगा सुनियोजित नगर व्यवस्था, वहाँ की नगर की व्यवस्था, जैसे जो सड़कें हैं 8 से 10 मीटर सड़कें चौड़ी, उसमें खुदाई से हमें प्राप्त हुई। इसके अलावा भवन के बारे में देखें तो एक भवन में जैसे कमरों के बारे में देखा तो एक कमरे के गेट के सामने दूसरे कमरे का गेट, उसमें पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था, उसमें जल व्यवस्था के साधन, इसके अलावा शौचालय की व्यवस्था, इसके अलावा पशुगृह इत्यादि व्यवस्था के भी हमें साक्ष्य प्राप्त हुए। तो इससे सिद्ध होता है कि हमारी प्राचीन जो वास्तु परंपरा है, वास्तु विज्ञान की परंपरा है, वो भी उस समय भली भांति रूप से
परिष्कृत थी। इसके अलावा धातु विज्ञान, इसके अलावा वस्त्र व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था के अनेक साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से हमें प्राप्त हुए। यह पूर्णतः भारत की विकसित प्रौद्योगिकी की ओर संकेत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जल शुद्ध करने का क्या उपाय था। तो इसका उल्लेख बृहत संहिता में दकारगल अध्याय है। दकारगल अध्याय 53 नंबर पर है। उसके 121वां सूक्त, 121वां जो श्लोक है, उससे हमें जल शुद्ध करने का उपाय मिलता है। श्लोक है, अंजन मुस्तो शिरे सरोज कोशात कामल लक चूर्ण है कत फल समायुक्ते योर्गा कूपे प्रदात्तवः। अर्थात अंजन, अंजन अणता का जो पौधा होता है जिसका उपयोग महिलाएं अंजन बनाने में करती है। इसके अलावा मोथा, मोथा, इसके अलावा वड़, राजकेसन, आंवला, निर्मली, ये सभी सामग्री बराबर मात्रा में चूर्ण बनाकर यदि हम जल स्रोत में डालेंगे तो इससे हमारा जल शुद्ध होता है। जैसे आज लाल दवा का उपयोग होता है, BSC बेंजीन हेक्साक्लोराइड का उपयोग जल को शुद्ध करने में होता है, फिटकरी का उपयोग होता है। उस समय ये सभी सामग्री का उपयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है। इसके अलावा ये तो सामान्य जल शुद्ध करने की बात होगी। इसके अलावा कोई दूषित जल हो, जो दुर्गंध युक्त जल हो, उसको भी शुद्ध करने का उपाय बृहत संहिता के दकारगल अध्याय में है। इसका श्लोक है, कलुषम कटुकम लवणम विरसम सलीलम यदि वा सुभगंधि भवे तदनेन भवद्मलम सुरसम सुगंधि गुणे परेश युतम। अर्थात जिस कुएं का पानी दूषित, कलुषम यानी कि दूषित हो, कटुकम यानी कि कड़वा हो, लवणम अर्थात नमकीन हो, इसके अलावा विरसम सलीलम अर्थात विचित्र स्वाद वाला हो, इसके अलावा दुर्गंध युक्त हो या फिर हानिकारक गैस या गंध कुएं से आती हो, तो उस कुएं में ऊपर श्लोक में वर्णित सामग्री अंजन, इसके अलावा मोथा, वड़, राजकेसर और आंवला, निर्मली, ये सभी चूर्ण 15 से 20 किलो की मात्रा में डालने से वह जल शुद्ध हो जाता है। जैसे आज हम लाल दवा का उपयोग करते हैं कुएं का जल शुद्ध करने के लिए, लाल दवा या BHC का उपयोग करते हैं, उस समय इन सब सामग्रियों का उपयोग करते थे। आज भी हम प्रयोगात्मक रूप से यदि सामग्री इकट्ठी करके कोई जल स्रोत का जल शुद्ध करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से यह आपका जल जो है शुद्ध पूर्णता होगा। इसके बारे में जल प्रबंधन की आज हम बात करते हैं। आज जैसे संपूर्ण विश्व जल की कमी से मतलब जूझता है, कहीं कहीं देखा जाता है ग्रीष्म ऋतु में जल की हमें कमी पड़ती है, तो जल स्रोतों की बात होती है। जैसे आज जो डैम का निर्माण होता है, इसके अलावा तालाबों का निर्माण होता है, इसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग हम करते हैं, वर्षा के जल को भूमि के अंदर उतारने का कार्य करते हैं। तो ये सभी भी तकनीक हमारे प्राचीन वैदिक वाङ्मय में थी। इसका जो प्रमाण है, जो गिरनार के जो जल स्रोत है वहां पर हमें इसका प्रमाण मिलता है। इसके अलावा कावेरी नदी पर कारिकेला राजा ने आज से 1600 वर्ष पूर्व ही एक बड़े डैम का निर्माण किया जो आज भी पूर्णतः जीवित है। वो भी एक प्रमाण है कि हम लोग पहले से ही जल प्रबंधन की कला को पूर्णतः जानते थे। इसके अलावा जो पाणिनि की अष्टाध्याय में भी इसका उल्लेख मिलता है, पाणिनि की अष्टाध्याय में भी है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के नगर धोलावीरा नगर में भी जलाशय जब खुदाई हुई तो वहां पर ऐसे जलाशय निकले, बावड़ी निकली, इसका प्रमाण भी मिलता है। इसके अलावा रामायण के अंतर्गत भी हमें अनेक स्थान पर बावड़ी का प्रमाण मिलता है। इसके अलावा हम सामान्यता भी देखते हैं तो हमारे दादा परदादा उनके पिताजी के समय की बावड़ियां भी हमने स्वयं ने ही देखी। तो ये सभी साक्ष्य से सिद्ध होता है कि हम लोग पूर्णतः जल स्रोतों को संचित करने की कला से परिचित थे। आगे देखते हैं वर्षा मापक यंत्र के बारे में भी उस समय प्रमाण मिलता है। जैसे आज वर्षा मापक यंत्र होता है कि इतनी इंच बारिश हुई, तो उस समय भी वर्षा मापक यंत्र में मौर्यकाल का समय है 1ली शताब्दी, ईसा मसीह का जन्म जो 1ली शताब्दी के समय को मौर्यकाल का काल कहते हैं। उस समय एक कटोरा जल रखा है। यदि एक कटोरा जल खुले में रखा है और बारिश से पूर्णता भर जाता है तो उसे बोला है कि एक वर्धमान, उस समय मापन की इकाई को बोला वर्धमान, एक वर्धमान
इकाई में वर्षा का जल हुआ है। एक वर्धमान मतलब 18 इंची, ये भी उन्होंने बताया। एक वर्धमान मतलब 18 इंच, 18 इंच बारिश हुई। जैसे आज पता करते हैं हम कि इतनी इंच बारिश हुई, तो उस समय ऐसे एक कटोरा जल मतलब 18 इंच या फिर 24 अंगुल। वर्धमान, वर्धमान वर्षा मापन की इकाई थी वर्धमान। जैसे आज इंच है, तो यदि इसको इंच में परिवर्तित करेंगे तो 18 इंच, एक वर्धमान बराबर 18 इंच। और यदि अंगुल में करेंगे तो 24 अंगुल, 24 अंगुल बारिश हुई। 24 अंगुल जो हमारी उंगली का अंगुल होता है, 24 अंगुल बारिश हुई। तो ये वर्षा मापन का एक पद्धति। इसके अलावा भी एक प्रमाण मिलता है गोष्प पद परम वस्तु देवा, अर्थात गाय के खुर से बने गड्ढे के बराबर वर्षा। गाय के खुर से बने गड्ढे के बराबर वर्षा। जैसे गाय चलती है, खेतों में गाय गई है, खुले स्थान में गाय, उसने खुर बना, तो उसके खुर में जो वर्षा का जल संचित हुआ, इकट्ठा हुआ, उतनी वर्षा हुई। ये भी एक मापन की हमारी पद्धति। तो हम लोग मतलब सामान्यतः छोटी छोटी चीजों को, प्राकृतिक चीजों को जोड़कर हमारी तकनीक का विकास हुआ। इसके अलावा एक और प्रमाण मिलता है सीता परम वृष्टो देवः, अर्थात स्वदेशी हल। जैसे हमें से कई सभी लोगों ने देखा होगा जो स्वदेशी हल का उपयोग करते थे, जो बैल के द्वारा हल जोता जाता था, उस हल के द्वारा खेत में जो लाइन बनती है, जो रेखा बनती है, यदि वो रेखा में पूर्णतः जल भर जाए तो इसका अर्थ था कि पर्याप्त वर्षा हुई है। आप सिंचाई की पूर्णता मतलब प्राप्त हुई है, इसके बाद आप बीजारोपण कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रमाण मिला। इसके अलावा बृहत् संहिता में एक जगह और प्रमाण मिला, हस्त विशालम कुंडक कमाधिकृत्या अंबु प्रमाण निर्देशः 50 फल माणकमनेन मिनिया याजलम पतितम, अर्थात एक क्यूबिक मापने के लिए गोलाकार कटोरी का निर्माण कुंड कर वर्षा की मात्रा को बताना चाहिए। ये बृहत् संहिता के श्लोक से हमें इस तरह का प्रमाण मिला। इसके अलावा अपशिष्ट जल प्रबंधन, जो आज सीवरेज लाइन की हम बात करते हैं। आज शहरों में, स्मार्ट सिटी में सीवरेज लाइन, जो हमारे घर का अपशिष्ट जल है, जो मलमूत्र है, उसको शहर से बाहर ले जाकर इकट्ठा करना, सीवरेज लाइन का उपयोग आज के समय होता है। इसका भी प्रयोग हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हुई तो उसमें प्राप्त हुआ। उस समय जो ईंटें होती है, ईंटों का उपयोग होता था, मिट्टी से बने ईंटों की नालियां होती थी। घर से नाली के द्वारा ही वो जल और अपशिष्ट पदार्थ गांव से बने कुंड में इकट्ठा करते थे। तो ये सीवरेज लाइन का जो मूल है, ये हमारी भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति से हमें प्राप्त होता है। इसका ऐतिहासिक रूप से भी प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है, जिसे सभी लोगों ने साक्ष्य के रूप में माना है। इसके अलावा सिंचाई के रूप में किसान जब सिंचाई करता है तो पाइपलाइन का उपयोग करता है, पाइप का उपयोग करता है। तो ये पाइपलाइन का जो मुख्य जो आधार है वो है बांस से बने पाइप। जो मेघालय राज्य है, मेघालय राज्य में वर्तमान में भी जो बांस होता है, बांस से बने पाइप का सिंचाई के रूप में उपयोग करते हैं। उससे सिंचाई, जो वर्षा का जल है या झरनों से जल निकलता है, मेघालय राज्य में ऊपर से पानी गिरता है, वो झरनों के जल को बांस के पाइप लगाकर जल को आगे पहुंचाते हैं। तो वो बांस के पाइप की टेक्नोलॉजी का परिष्करण जो है आगे आधुनिक समय में, वर्तमान समय में पाइप के रूप में हुआ है। तो आज भी हम देख सकते हैं कि मेघालय राज्य में उस तरह का उपयोग चल रहा है। इसके अलावा हम अब बात करते हैं आगे प्राचीन भारतीय उपकरणों के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से उपकरण उस समय रहे। जैसे आटा पीसने के लिए हम आटा चक्की का उपयोग करते हैं। पहले हमने कई लोगों ने देखा होगा कि जो पार्ट्स वाली, जैसे पार्ट्स घिसाते थे, उसमें गेहूं पीसा था, इस तरह का मशीन का उपयोग होता था। अब वर्तमान समय में छोटी मशीन हुई, जिसे चक्की बोलते थे, आटा चक्की। अब उस समय क्या होता था, पंचक्की, पानी से चलने वाली चक्की। तो जो डैम उस समय बनाते थे, डैम के नीचे पंचक्की को लगाते थे और उसके जो टरबाइन होते थे उस पर जल गिराते थे, जिससे पंखा घूमता था। उसके अंदर अनाज डालते थे, उससे अनाज पीसते थे। उसका नाम है पंचक्की, पानी से चलने वाली चक्की। तो ऐसे उपकरणों का उपयोग होता है। इसके अलावा हमें से कई परिचित है ओखली। हमारे घर में ओखल होती थी। एक ओखली में हम अनाज भरते थे, गेहूं भरते थे, दाल भरते थे, उसको कूटते थे। तो वो ओखली का उपयोग होता था।
तो ये कूटने, अनाज को कूटने की जो कला है, इसी को आधार बना के आगे मशीनों का परिष्करण हुआ, क्योंकि अनाज को कूटने से ही अनाज महीन होता है, पिसता है। इस सूक्ष्म आधार को लेके आगे आटा चक्की का विकास हुआ, आगे पेडल वाली ओखली और आसान बनाने के लिए कार्य, आप में से कहीं ने देखा होगा पेडल वाली, पांव से चलने वाली ओखली, एक लकड़ी की पेडल बनाया, उसको ओखल में रखा, उससे ऐसे ऐसे अनाज उसको पीटने का कार्य करते थे। पेड़ दबाया वो दबेगी, पेड़ दबाया वो दबेगी, तो इससे और आसान काम। हाँ, ढेकी। तो इस तरह के सामान उपकरणों का उपयोग होता था। इसके अलावा तेल निकालने का कोलू का बेल आपने सुना होगा था, तेल निकालने का कोलू, तो वो भी हम लोग उपयोग करते थे। इसके अलावा गन्ने का कोलू सब लोगों ने देखा होगा, जो हम ये गन्ने का रस निकालते हैं फिर गुड़ बनाते थे। तो ये सब टेक्नोलॉजी, हमारे जो तकनीक थी, ये हमारे यहाँ विकसित थी, पर उस समय आवश्यकता अनुसार विकसित थी। उस समय हमें इतनी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या कम थी और सभी लोग किसान थे, सभी लोग खेती करते थे, अधिकतर लोग। तो सभी जो अपनी आवश्यकताओं, जो भी आवश्यकता थी, प्राथमिक आवश्यकताएं, उनकी पूर्ति स्वयं ही कर लेते थे। तो इतनी मशीनों की आवश्यकता उस समय नहीं थी। तो ये सभी मशीनों का आधार जो है हमारी भारतीय संस्कृति में मिलता है। इसके बाद में पत्थरों को तोड़ने की टेक्नोलॉजी, जैसे आज क्रेन का उपयोग होता है पत्थरों को उठाने में, और जेसीबी वगैरह को, जो जेसीबी कंपनी की जो मशीन होती है उसका उपयोग होता है। तो उस समय भी पत्थरों को उठाने, पत्थरों को तोड़ने की पद्धति बृहत् संहिता के तकारगल अध्याय में मिलती है। इसका एक श्लोक है, भेदम यदा नेति शीला दानी पलास काष्टे सह तिंदुकानाम प्रजल्ल वाली इत्वानाद मगनी वर्णा सुधाम विकसिता प्रवेश दारुनीति, अर्थात कुआं खोदते समय शक्तिशाली पत्थर या शीला आ जाए तो यदि वो परिश्रम पूर्वक भी ना टूटे, तो जो पलास वृक्ष होता है, जिसे खाकरा बोलते हैं, पलास की लकड़ी तथा तेंदुआ पेड़ की लकड़ी, उस शिला पर पत्थर के ऊपर रखकर जलाना चाहिए। यदि पलास की लकड़ी और तेंदुआ की लकड़ी को हम इकट्ठा करके उस पत्थर के ऊपर जलाएंगे, तो वो पत्थर जब लाल हो जाए, लाल रंग की दिखने लगे, तो उस पर चूने का पानी का छींटा लगना है, उससे वो शिला टूट जाएगी। ये शिला तोड़ने की टेक्नोलॉजी, उस समय इस तकनीक का उपयोग होता था। तो ये सब तकनीकों का उपयोग होता है। इसका प्रमाण भी है बृहत् संहिता, जो वराहमिहिर आचार्य है, उन्होंने इस तरह से इस टेक्नोलॉजी को बताया। इसके अलावा भी उन्होंने आगे बताया, इसके अलावा एक और चीज बताई कि एक पात्र में कत्था बादरानी की लकड़ी डालकर उसे 7 दिन तक मतलब सड़ने दे, उसके बाद उपरोक्त लकड़ी को पत्थर पे रख दे, इसके बाद उसे जला के चूने का छींटा मारे तो भी शिला टूट जाएगी। तो ये शिला तोड़ने की टेक्नोलॉजी का भी उल्लेख जो है बृहत् संहिता में तकारगल अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। पुनः मैं बोल देता हूँ, पहला वाला था जो पलास है, पलास और तेंदुआ की लकड़ी को हम शिला के ऊपर रखेंगे और उसको जलाएंगे, और लकड़ी को तब तक जलाएंगे जब तक कि जो शिला पत्थर है वो हल्का लाल रंग का ना हो जाए। उसके बाद में हम उस पर चूने का पानी डालेंगे, उससे वो शिला टूट जाएगी। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी हमारी भारतीय परंपरा में रही है। इसके अलावा हम देखेंगे कि आज के समय आधुनिक हथियारों का उपयोग होता है, जैसे मिसाइल का उपयोग होता है, रॉकेट का उपयोग होता है। तो इन सब का भी हमारी परंपरा में उल्लेख है। जैसे आग्नेय अस्त्र के बारे में हमने कहीं सुना होगा, अग्निबाण के बारे में सुना होगा। तो ये सब का भी हमारे वैदिक वाङ्मय में हर जगह उल्लेख है। अथर्ववेद में भी इस तरह के आग्नेय अस्त्र का उपयोग उल्लेख है। इसके अलावा वायव्य अस्त्र, जिसे मरुद अस्त्र भी कहते हैं, उसका भी उल्लेख है। इसके अलावा पाशुपतास्त्र, जो भगवान शिव जी का अस्त्र है, उसका भी उल्लेख है। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र, सम्मोहन अस्त्र, जो शत्रु सेना को बेहोश करने वाला अस्त्र। इसके अलावा इंद्र अस्त्र, ये सब का उल्लेख है। तो बाण निर्माण की कला कि कैसे निशाने को लगाना है, उसका कला का भी हमारी भारतीय परंपरा में उल्लेख है। इसके अलावा चक्र, तो चक्र का आयुध के रूप में ऋग्वेद में उल्लेख है। इसके अलावा महाभारत में हमने अभिमन्यु की कला को भी देखा, जिन्होंने
रथ के चक्र से ही अपने हथियार बनाए, आयुध बनाए। ये सबका उल्लेख है। इसके अलावा उस समय रसायनों का भी उपयोग करके अस्त्र बनाया जाता। जैसे अथर्ववेद में एक मंत्र है, धूमाक्षी संपततु, मतलब शत्रुओं की आंखों में धुआं डालने के लिए, जिससे शत्रु बेहोश हो जाए उसको सूंघकर, ऐसे अस्त्र का भी उल्लेख हमें मिलता है। इसके अलावा विषाक्त धूम, जो वायु है उसको विषाक्त करना ताकि उससे शत्रु परास्त हो जाए। तो इसमें भी एक प्रमाण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है कि यदि कोई काले सांप जो होता है, यदि वो मृत अवस्था में मिल जाए तो उसको जलाएंगे, जलाने से भी वायु क्या होगी, दूषित होगी। तो इस तरह से भी प्रमाण मिलता है। इसके अलावा शतावरी, करदम, केकड़ा, कनेर, कटुतंबी और मछली का धुआं, अरंड, ये सबको साथ में मिलाएंगे तो भी वायु प्रदूषित होती है। तो जब ये युद्ध होते थे उस समय इस कला का उपयोग करते थे। इसके अलावा भवन निर्माण की कला, जैसे हमने कई किले हमारे यहाँ देखे, बड़े बड़े किले देखे, तो किलों के भी अलग अलग प्रकार के किले हमारे निर्माण, जैसे गिरी दुर्ग, वन दुर्ग, वनों से घिरा हुआ दुर्ग। इसके अलावा जल दुर्ग, जो नदी या समुद्र के बीच में बनाते थे। जैसे उदयपुर में एक किला है, उदयपुर में जो झील के बीच में है, फतेह सागर झील के अंतर्गत किला, तो उदय सिंह ने जो बनवाया था। तो उसका क्या फायदा था, ताकि शत्रु की सेना अब तक पहुंच नहीं पाई, चारों तरफ तो जल है, वो सीमा पे रहेंगे और आप किले से वहीं से तीर से उसको खत्म कर देंगे। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे देश में थी। इसके अलावा इरेंदु दुर्ग, जो रेगिस्तान में बनाते थे। इसके अलावा देव दुर्ग, जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, ऐसे भी दुर्ग थे शिलाओं के बीच में। इसके अलावा एक मुख, जिसमें एक ही मुख था दुर्ग में, कुछ द्विमुख, कुछ चतुर्मुख दुर्ग, मतलब अलग अलग प्रकार के दुर्गों का भी वर्णन हमारे यहाँ मिलता है। इसके अलावा आज सिंचाई की बात करें तो हमारे यहाँ प्राचीन समय से ही फसलों की सिंचाई का कार्य होता था। जैसे तालाब जो है, तालाब से नहर निकालकर नहरों के द्वारा सिंचाई का होता था। उस समय जो नहर होती थी वो शिला की बनाते थे, तो उसके द्वारा होता है। इसके अलावा ऋग्वेद में भी जल सिंचाई का वर्णन मिला है। इसके अलावा आगे देखिए कृषि पराशर, एक कृषि पराशर ग्रंथ है जिसमें कृषि से संबंधित जितनी भी सूचनाएं उसमें आपको मिलेगी कृषि पराशर में। इसके अलावा रथ निर्माण की टेक्नोलॉजी, जो आगे जाके जो वाहन हम उपयोग करते हैं, 4 पहिए लगाए वाहन में, इससे आगे समझ में आया कि इसमें और कैसे मॉडिफाई करें। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी भी हमारे भारत में रही है। रथ निर्माण के बाद में जो जल प्रबंधन की बात हमने पूर्ण में भी की, और भी इसके प्रमाण महाभारत में भी मिलते हैं। युधिष्ठिर की सभा में भी इसकी चर्चा हुई है जल निर्माण के बारे में। आगे हम देखते हैं इसमें इस तरह की कई टेक्नोलॉजी हमारे वैदिक वाङ्मय और संस्कृत वाङ्मय में मिलती है। तो आज जितनी भी तकनीकों का उपयोग होता है, कहीं ना कहीं जो हमारी भारतीय मूल परंपरा रही है वहीं से इनका जन्म हुआ है, और आगे जाके समय की आवश्यकता अनुसार इनका परिष्कृत होके आज हमारे समक्ष ये सब तकनीकें प्रस्तुत है। तो ये सभी बातें बताने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम कहीं यही ना समझे कि हमारे यहाँ जितनी भी तकनीकी आई है जो सब विदेश से आई है, हम सब विदेशी तकनीकों का उपयोग करते हैं। ये पूर्णतः भारतीय तकनीकों का ही परिष्कृत रूप है। ये सब बातें आपके सामने मैंने रखी। ये सब बातें आपको बताते हुए मुझे हमारे भारतीय इतिहास, भारतीय गौरवशाली परंपरा, हमारे वैदिक परंपरा को मैंने स्मरण किया, और मुझे बड़ा गर्व हुआ कि हमारी परंपरा बहुत ही विस्तृत रही। हम इन सब तकनीकों का उपयोग पूर्व से ही कर रहे हैं, आगे जाके इनका रूप परिष्करण हुआ। तो हमें ये सब तकनीकों को जानने की आवश्यकता है, हमारे प्राचीन तकनीकों को जानने की आवश्यकता है। इसमें से कुछ टेक्नोलॉजी का हम उपयोग पुरानी तकनीकों को भी कर सकते हैं, जिससे रासायनों से हम बच सकें। तो यही सभी बात मैंने आपके सामने रखी। आपने बड़े ही धैर्य से मेरी बातों को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।